एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 39,000 सरकारी मुकदमों में फंसा हुआ है सारी वैकेंसी। सरकार के पक्ष का इंतजार है। 8-8 साल बीत गए लेकिन शपथ पत्र नहीं लगाया गया सरकार द्वारा। आप समझ सकते हैं 69,000 क्यों लेट हो रहा था। ये सारा डिटेल्स इसीलिए बताया जा रहा है कि 69,000 को लेट करने का कारण क्या था। जितने सरकारी जिम्मेदार रहते हैं, जो कोर्ट विभाग से जुड़े हुए हैं, रोज कोर्ट जाते हैं, वो भी जिस दिन मैटर लगा रहता था उस दिन कोर्ट से भाग जाते थे। उनको बड़ा इमरजेंसी आ जाता था, हमेशा इमरजेंसी आता था, एक दो बार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा ही था कितने दिन तक नौटंकी सब किए, और जिस दिन मैटर लगा रहता था उसी दिन वो गायब हो जाते थे, उसी दिन उनका तबीयत खराब हो जाता था। बड़ी संजोग से टाइम से तबीयत खराब होता था। बेसिक शिक्षा विभाग में आप देखें तो 2211 मुकदमे लगे हुए हैं। उच्च शिक्षा में फिलहाल हम बेसिक शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं अभी, और उच्च शिक्षा की बात करें तो 2355 मुकदमे यहाँ लगे हुए हैं। तो 2211 मुकदमे जो लगे हुए हैं, 68,500 और 69,000 को मिला दिया जाए तो आधे से अधिक मुकदमे इसी में खप जाएंगे। जबकि 69,000 एक ऐसा शिक्षा विभाग का मुकदमा था 69,000 में कि सबसे ज़्यादा था। इतने मुकदमे किसी वैकेंसी में नहीं लगे थे। तो ये सब सारे विभाग हैं जिनमें मुकदमे लटके हुए हैं, जिसके कारण वैकेंसी नहीं आती है। आपने सुना है जल्दी औद्योगिक विकास का कोई आया है वैकेंसी, आवास एवं शहरी नियोजन संबंधित कोई वैकेंसी आया है, इसमें भी तो लोग काम करते हैं, निकलता ही नहीं है। निकले कैसे? जो वैकेंसी लटकाए रहते हैं धीरे धीरे उसी में किसी न किसी को ले लेते हैं। बात करें हम 80 उन अभ्यर्थियों की जो प्रयागराज से जुड़े हुए थे, जिनके डॉक्यूमेंट में इशू थे लेकिन कुछ ऐसे इशू थे जिन्हें दूर किया जा सकता था, उनका इशू ऑप्शनल था। तो ऐसे में लगभग से 20 अभ्यर्थियों को रोक लिया गया कि आपकी नियुक्ति पत्र अगले दिन दिया जाएगा। ऐसा क्या है भाई, प्रिंटिंग मशीन थोड़ी खराब था कि 80 अभ्यर्थियों में से उतने को दे दिया गया, बाकी को दिया गया सोमवार को देंगे। पता नहीं क्यों सोमवार को देंगे ये। तो ऐसे में ये लोग क्यों लटकाते हैं? इसीलिए लटकाते हैं कि इतने लोगों को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे लोगों को ले लिया जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, हर एक वैकेंसी को फंसा के रखते हैं। देखेंगे कहाँ फंसाने का मौका मिल रहा है वहीं फंसा देंगे। तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें। जो भी इशू है, हमारे पुरानी वीडियोस में मैंने बताया, शासनादेश में जो भी आपकी इशू मैच करते हैं उस इशू को दूर करें, जिससे आपको किसी तरह की नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा ना मिले। 12 तारीख को सबको नियुक्ति पत्र मिल गया, आपको पता होगा। जितने लोग रह गए उन लोगों को नेक्स्ट यानी कि थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा। अब थर्ड काउंसलिंग की थोड़ी बात करते हैं। थर्ड काउंसलिंग आखिर होगा क्या यार? बहुत दिन से बात सुन रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग होना है। आखिर कब होना है? थर्ड काउंसलिंग की सीट जब कंफर्म हो तब ना होना है। 12 तारीख को पता होगा नियुक्ति पत्र मिलेगा। कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र 14 तारीख को मिलेगा, यानी कि मंडे को। तो जब सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा एक ही साथ, तो फिर सीटें पता चल जाएंगी। सरकार जो जिम्मेदार होंगे, पता चलेगा कि इस सेंटर पर मान लीजिए 20 लोगों की काउंसलिंग होनी है, पहुंचे 18 लोग, तो 2 सीटें बच गई ना। तो ऐसे 75 जिलों में कितनी सीटें में बच गई इस वैकेंसी में, सब पता चल जाएगा कि इस वाली नियुक्ति प्रक्रिया में कितने लोग रह गए जो नहीं आए। कुछ लोग होंगे जो आ करके भी फिर ज्वाइन नहीं करेंगे वो अगले दिन, तो सीटें भी बच जाएंगी। तो ऐसे माना जा रहा है 5 से 6,000 सीटें खाली हैं अभी फिलहाल अभ्यर्थियों को छोड़ करके है। जो त्रुटि वाले अभ्यर्थी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट में इशू, इनको छोड़ करके है। क्योंकि ये लोग तो पहले ही इनकी गणना की जा चुकी है, क्योंकि पहले के वैकेंसी वाले हैं ना, फर्स्ट काउंसलिंग वाले हैं, सेकंड काउंसलिंग वाले हैं, जो रह गए थे उनका है। तो 5 से 6,000 सीटें अभी भी बची हुई हैं जिसमें आपकी थर्ड काउंसलिंग होनी है। थर्ड काउंसलिंग कब होनी है अब इसके बारे में बात कर लें तो अब मान के चलें दिसंबर के लास्ट में थर्ड काउंसलिंग का डिटेल्स आ जाएगा कि कब होनी है। वैसे कभी भी आ सकता है, अभी 1-2 दिन में हो सकता है। इन लोगों का जब सारा कुछ क्लियर कर दिया जाए, कितने लोगों ने किया ज्वाइन वगैरह, क्योंकि इन्हें जा करके फिर बीएससी ऑफिस पे ज्वाइन करना होता है, और वही मेन ज्वाइनिंग होता है एक तरह से। वहाँ पे जो ज्वाइन कर लिया, एक तरह से आप मान के चलिए कि वह विद्यालय आवंटन में जब उसे होगा तो जरूर जाएगा। उसमें भी कुछ लोग नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में ऐसा होता है। तो 5 से 6,000 सीटें ऐसी हैं जो घटने वाली नहीं है, फिलहाल बढ़ने ही वाली हैं। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो इस समय हाथ उठाए आपको दिख रहे हैं, उनका अगर कहीं अन्य जगह चयन हो गया तो ये वहाँ जाकर हाथ उठाएंगे कि हम आ गए वहाँ पे, और यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो काफ़ी सारी सीटें जो होती हैं बच भी जाती हैं, जिससे 5 से 6,000 तो अभी दिख ही रही हैं, सीटों की संख्या जरूर बढ़ेगी। तो ऐसे में दिसंबर लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है थर्ड काउंसलिंग की कब होनी है। ऐसे लोगों की सूची जारी की जाएगी, चयन सूची, जिसमें बचे हुए अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। गुणांक वाइज देखा जाएगा, पॉइंट वाइज चलेगा। 1 से 1.5 तक गुणांक गिर सकता है, मैंने शुरू में ही बताया। 1 से 1.5 तक गुणांक गिरेगा, और जिन अभ्यर्थियों का गुणांक 1 से 1.5 के आसपास हो, बीच हो पिछले वाले गुणांक से, वो लोग सेफ जोन में है, थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट में इशू है वो वेट कर रहे हैं कि जाएंगे थर्ड काउंसलिंग में, देखेंगे क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अगर आपके में इशू रहेगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप पहले से उसका कोई ऑप्शन ले लें। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका कुछ ना कुछ उपाय जरूर आपको बताएंगे। वही अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को मौका ना मिले,
क्यों मांग कर रहे हैं? वो फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी मैक्सिमम उसमें है क्योंकि उनका गुणांक कम है। वो कह रहे हैं इनको मौका ना मिले, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इनको ही मौका मिलेगा क्योंकि इनका गुणांक आपसे ज़्यादा है। आप ये मांग करेंगे इनको मौका ना मिले तो इनको मौका सरकार खुद ही देगी लेट से, फिर क्योंकि कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में इनको मौका ना मिले, ये वाला मांग शायद आपका ना पूरा हो पाए। फोर्थ काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी ये मांग करें कि जो सीटें बची हुई हैं उन पर हमसे भरा जाए। अभी तो 67,867 का ही लिस्ट निकाला गया था ना, बाकी जो सीटें और बच रही हैं इसमें 69,000 में जितनी भी सीटें कम पड़ रही हैं उन सीटों पर फोर्थ काउंसलिंग भी कराया जा सकता है। अब ये फोर्थ काउंसलिंग कब होगा तो आप ये समझ ही सकते हैं कि जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग कराते, नियुक्ति पत्र देते लगभग तो जनवरी आ ही जाएगा। तो जनवरी के आसपास आपकी फोर्थ काउंसलिंग होनी है। इसमें कितना गुणांक गिरेगा? तो इसमें 2 तक गुणांक गिर सकता है, यानी कि जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है उसके गुणांक से आप समझ लें कि 2 गुणांक नीचे आ सकता है, क्योंकि 1 से 1.5 गुणांक तो थर्ड काउंसलिंग में ही जाना है। तो 1.5 गया तो 0.5 ही नीचे उतर रहा है ना, तो 2 गुणांक हुआ तो 0.5 के आसपास उसमें गुणांक नीचे गिर जाएगा। तो थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग प्रतीक्षित अभ्यर्थी बिल्कुल तरह से अपनी तैयारी में रहे। आपको बस इतना तैयार करना, आपके डॉक्यूमेंट में इशू नहीं होना चाहिए। कहीं भी इशू है, हाई स्कूल से लेकर के और आपके बीटीसी बीएड जो भी आपने कर रखा है कहीं भी, तो आपके शासनादेश से अगर वो इशू मैच कर रहा है तो आपको बाहर तुरंत निकाल दिया जाएगा। आप अभी से वेट मत करिए, उसकी तैयारी मत करिए कि हम जाएंगे वहाँ पे। उसकी तैयारी कीजिए कि इसको सही कैसे कराएं। आप उसको सही कैसे कराएं आप वो कमेंट बॉक्स में करिए और हम आपको बताएंगे कि आपका अगर इशू है तो कैसे दूर हो सकता है। तो ये सारे ऐसी संभावनाएं हैं जिससे आप बच सकते हैं। बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड का आपको पता होगा फिर फॉर्म आने वाला है लगभग 8,000 के आसपास। ये जो 8,000 सीटें हैं ये एलटी ग्रेड की बची हुई सीटें 2018 वाली। जो अब बचे हुए अभ्यर्थी हैं वेटिंग वाले, जैसे आप फोर्थ काउंसलिंग वाले, तो ऐसे मांग कर रहे हैं कि हमसे भर दिया जाए। सरकार कह रही नहीं, इसको हम निकालेंगे, नया वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि 8,000 बच गया है। 8,000 उनके लिए बहुत है ना। अगर 8 लाख लोग भर रहे हैं तो 8,000 वैकेंसी बहुत है। लड़ाएंगे आपस में, 4-5 साल चलेगा, मुकदमा होगा, तो उसमें पॉइंट के अंदर 4-5 अंक तक अंदर चलाएंगे ये लोग। ये नहीं कि वैकेंसी एक बार 80,000 70,000 निकाल दे एलटी ग्रेड का, ताकि मैक्सिमम अभ्यर्थी उधर भर जाए। इधर उधर दौड़ने से बढ़िया है जो बीएड वाले हैं या उच्च डिग्री लिए हुए हैं वो एलटी ग्रेड की ओर चले जाएं, जो बीटीसी वाले हैं वो प्राइमरी की ओर चले जाएं। ऐसे में किसी में विवाद भी नहीं रहेगा। और कौन ऐसा है जो एलटी ग्रेड पाएगा और प्राइमरी में जाएगा? ऐसा कोई नहीं है, सारे लोग एलटी ग्रेड में भागेंगे। तो ऐसे में उनको मौका मिलना चाहिए। आपको पता होगा आपकी जो वैकेंसी निकलने वाली है जूनियर की, उसमें बीटीसी को भी उसमें वैल्यू दिया जा रहा है, उसमें भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। तो इसमें अच्छी बात है, क्योंकि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। और वे लोग अगर टेट सीटेट क्वालिफाई किए हैं तभी तो उनको मौका दिया जा रहा है, और टेट सीटेट में उनको मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब उसी वैकेंसी के लिए दिया जा रहा है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो एलटी ग्रेड की 8,000 जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें हिंदी का मैटर फिर फंस सकता है। आप समझ सकते हैं, हिंदी में एलटी ग्रेड की बात करें और टीजीटी की, दोनों को ध्यान समझिएगा। टीजीटी की वैकेंसी भी आएगी, फिर गई थी, फिर डूब गई, फिर कब ऊपरेगी पता नहीं। फिलहाल 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो एलटी ग्रेड और टीजीटी लगभग इनकी सैलरी को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। सारे पोस्ट वगैरह, इनके जो पद वगैरह है, रैंक वगैरह सब कुछ सेम है। तो इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर है हिंदी का। अगर आपको टीचर बनना है तो बड़ी दुखद बात है, ठीक है। हिंदुस्तान में रहकर, इंडिया में रहकर के हिंदी का टीचर बनना है तो आपके पास ऐसे चीज़ें खोजी जाएंगी जो आपके पास ना हो क्वालिफिकेशन में। देखिए एलटी ग्रेड के लिए कहा गया है कि आपका हिंदी का टीचर बनना है तो आपके पास इंटर में संस्कृत होना चाहिए, मतलब 12 में 10+2 में। जबकि टीजीटी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत होना चाहिए। एलटी ग्रेड तो कहता ही है कि ग्रेजुएशन में बीए में आपका पास हिंदी संस्कृत हो, लेकिन साथ साथ इंटर में भी संस्कृत हो, क्योंकि हिंदी तो कॉमन है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, ये तो सब में रहा होगा, सबके इंटर में। लेकिन एलटी ग्रेड कहता है कि संस्कृत आपका इंटर में हो, जबकि टीजीटी कहता है कोई ज़रूरी नहीं है। अब सोचिए, दोनों ही यही इंडिया के ही हैं और दोनों ही सेम रैंक सेम पोस्ट के लिए हैं, तब 2 तरह का इसमें विभेद क्यों? बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हिंदी केवल इंटर में ले रखा है, लेकिन उन्होंने संस्कृत नहीं ले रखा है इंटर में। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। 200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का अब क्या करना है? ऐसे अभ्यर्थी इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। एक तो हिंदी का और समाज विज्ञान को लटका दिया, समाज विज्ञान को किसी तरह फाइनल किया है, तो हिंदी को आहर्ता वाले विवाद में लटका दिया। अब इंटर में संस्कृत लेगा, अब फिर इंटर में कोई संस्कृत ले तब तो, अब तो अगले जन्म में लेगा, इस जन्म में लेगा तब तक उसका उम्र ही बीत जाएगा, फिर से वो करे हाई स्कूल इंटर। तो ये किसी तरह से लटकाते हैं कि कुछ न कुछ अभ्यर्थी बच जाए, सीट बच जाएगी तो हम नेक्स्ट वैकेंसी में उसको जोड़ देंगे, यही करते हैं। बात रही 22,000 सीटों को जोड़ने की, हम बात करें 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी तमाम प्रयास कर रहे हैं और होना भी चाहिए।
आज भी ट्विटर वगैरह अभियान चल रहा है काफ़ी सारा कि सीटों को जोड़ा जाए, 97,000 निकाला जाए। नेक्स्ट वैकेंसी का भी मांग किया जा रहा है कि 97,000 निकाला जाए। अभी इन लोगों में विवाद चल रहा है, तो फिलहाल ये ट्विटर अभियान है, इसमें सरकार के दिमाग में डाला जा रहा है जिम्मेदार होकर 97,000 आपको निकालना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो रहा अलग विषय। बात करते हैं अभी इस समय 69,000 चल रहा है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। और रूल भी है कि अगर आपका पिछला वैकेंसी 68,500 में बची सीटें हैं तो उसे 2019 यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी में जोड़ दिया जाए। और इन 22,000 सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। 4th काउंसलिंग में अभ्यर्थी जितने भी रहेंगे खप जाएंगे। 5th काउंसलिंग भी आ सकता है। 22,000 सीटें कम थोड़ी होती हैं। अब कुछ सोचिए, 5,000 सीटें बच रही हैं, 3rd काउंसलिंग हो रहा है। 1,000, 1,500, 2,000 जो सीटें बचेंगी 4th काउंसलिंग होगा। अब 22,000 सीट बचेंगी तो कौन कौन सा काउंसलिंग लास्ट में चलेगा, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे, बचे हुए अभ्यर्थी रहेंगे, तो अलग अलग उन्हें शेड्यूल में जो होता है बांटा जाता है। एक काउंसलिंग इतनी लंबी लंबी क्यों चल रही है, सारे अभ्यर्थी सारे लोगों को एक में क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को कम से कम समय में भरना है। तो ऐसे लिए इन लोगों को अलग अलग काउंसलिंग रखना पड़ रहा है। तो 22,000 सीटों को अगर जोड़ दिया गया तो तमाम अभ्यर्थी जो 1,46,060 में पास होने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका कहीं कोई लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन वो पास हैं, क्वालिफाइड लिखा है, उन लोगों को मौका मिल जाएगा। तो 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करिए, खूब हल्ला करिए। आपको हल्ला करना है सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब खूब ज़्यादा आपके जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हों वहाँ आप इसको पुट करिए, रखिए, और जिसको आप इसे ट्वीट कर पाते हैं करिए। जितने भी मंत्री वगैरह हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, सबको कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जाने कैसे 22,000 जोड़ना है। राष्ट्रपति को जब पता चलेगा, प्रधानमंत्री भी देखेंगे क्या 22,000 जोड़ना है भाई, तो जरूर एक बार पूछेंगे कि क्या 22,000 लड़के हमको भेज रहे हैं जोड़ना है, काहे नहीं कर दे रहे हैं भाई इसको। तो जरूर एक बार दिमाग में उनके ये बात डालेंगे, और जिम्मेदार बड़े वाले जिम्मेदार जब छोटे वाले जिम्मेदार डालेंगे तो जरूर जिम्मेदारी याद आएगी। 22,000 सीटों को जोड़ने का उनका खुद का एक जिम्मेदारी बनता है, जबकि नहीं जोड़ रहे हैं। आप अन्य वैकेंसी वाले जो सोच रहे हैं 97,000 वाले कि हमारा सीट कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में RTI में लगाया गया था कि 1 लाख से अधिक सीटें खाली हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास। तो ये सीट ये 22,000 को छोड़ के हैं, तो इतनी सीटें अगर उत्तर प्रदेश में खाली हैं तो एक ही बार निकाल के सबको कहने भर देते हैं। बाकी जो रिटायर वगैरह नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है 1.5 लाख भर दिए तो फिर कभी कोई रिटायर ही नहीं होगा, सीटें नहीं खाली होगा। फिलहाल अभी कोई वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे फिर एक बार मांग करते हैं कि आप 97,000 22,000 के संबंध में एक बार जरूर प्रयास करें। थोड़ा सा प्रयास करने में कुछ नहीं आता है, तो हम भी मांग करते हैं, हम भी हर जगह डालते रहते हैं। तो फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद।